हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 20 एमसीक्यूज जो हमारी हेल्प करेंगे सीबीएसई और सीयूईटी दोनों के अंदर। ये मेन रिवीजन बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं उनके मिक्स यहाँ पर 20 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको दिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल अकेडमी, माय नेम इज़ मनोज राणा। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगा। अगर आप उन 5 सेकंड्स के अंदर आंसर कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप खुद ही वहाँ पर जज कर पाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर जो है वो प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें अपने पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटाबेस varchar 20 हैज़ द वैल्यू केशव. द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप char 20 हैज़ वैल्यू मीनाक्षी. हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड बाई एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी. आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपका आंसर है 620. अब ये 620 किस तरह से है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपके पास यहाँ पर varchar होता है, ये varchar 20 जो है ये आपके 20 कैरेक्टर्स रिजर्व तो कर लेता है, लेकिन जब आप इसके अंदर एक वैल्यू पास करते हैं तो वो उस वैल्यू के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं उनको देखता है और उसी के हिसाब से वहाँ पर मेमोरी जो है उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर क्योंकि आप केशव के अंदर 6 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके 6 कैरेक्टर्स वहाँ पर रिजर्व किए जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर कैर यूज़ करते हैं तो कैर जो होता है, जो भी आप वहाँ पर नंबर देते हैं उस नंबर के कैरेक्टर्स को वो परमानेंटली रिजर्व कर लेता है। तो ऐसे में आप उसको वहाँ पर 8 लेटर वर्ड दें, आप उसको 12 लेटर वर्ड दें, वो वहाँ पर 20 कैरेक्टर्स ही यूज़ करेगा। यहाँ पर कैर में हमेशा वो मैक्सिमम लिमिट जो भी हम देते हैं उसको यूज़ करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं आप जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास ए बी सी डी 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्या आंसर आएगा वो आपने सोचना है और 5 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ। और आपका सही आंसर है इसमें -244.0. ये आंसर किस तरह से आया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी इसके लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 to the power 3 जो है वो कैलकुलेट होने वाली है। जो भी हमारा अरिथमेटिक ऑर्डर रहता है बिल्कुल उसी तरीके से, तो यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो 2 to the power 8 कैलकुलेट होगी जो आपको 256 देगा। जो आपके पास ये माइनस साइन है ये इसके साथ में जुड़ा रहेगा। 99 जो है उसके बाद डिवाइड होगा 11 से, जो कि आपको देगा 9.0, क्योंकि जब भी डिवीज़न होती है तो हमारे पास फ्लोट में आंसर आता है। उसके बाद जो है वो एडिशन होगी 9.0 और ये 3 जो है ये आपस में ऐड होकर आपको देंगे 12.0। और उसके बाद ये जो 256 है ये माइनस हो जाएगा जिससे आपको मिलेगा -244। और यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जब हम ये वाली स्टेटमेंट जो है इसे एक्सिक्यूट करते हैं तो हमारे पास -244.0 आता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड एस पाइथन इज फन, एक स्ट्रिंग है। उसके बाद एल, ये एस डॉट स्प्लिट मैथड से बन रहा है तो ये ऑब्वियस है एक लिस्ट होगी। उसके बाद एस अंडरस्कोर न्यू, ये आपको एक स्ट्रिंग देगी क्योंकि ये जॉइन मेथड से यहाँ पर कंबाइन हो रही है। और अल्टीमेटली आपने प्रिंट करना है एस अंडरस्कोर न्यू। यहाँ पर आंसर क्या आएगा ये आपने सोच के बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जिनका आंसर बी है वो सही है, और किस तरह से है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आउटपुट में क्या है ये तो आप जानते ही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आउटपुट में आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट में किस तरह से आ रहा है उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक स्टेप करके यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर जब हमारे पास एल मतलब एस डॉट स्प्लिट, हम यहाँ पर मेथड जो है वो लेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसके बाद प्रिंट जो है वो करके दिखा देता हूँ कि एल में हमारे को क्या मिलेगा। ये वाला जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट है इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर स्प्लिटिंग के बाद 3 हमारे पास एलिमेंट आए हैं, और बहुत ही ऑब्वियस है, ये आप स्ट्रिंग को देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट आएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर एल का जो 0 इंडेक्स है ये लें और इसके अंदर जो है वो अपर कमांड जो है वो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है, मैं आपको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ, हमारे पास आ जाएगा इस तरह से पाइथन, कैपिटल में आ गया सारा। ये जो हमारे पास इंडेक्स 1 है ये तो मुझे नहीं लग रहा आपको समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कैपिटलाइज जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर इंडेक्स 2 देता हूँ और यहाँ पर कैपिटलाइज जो है वो हम यूज़ करते हैं, सेव करके रन करता हूँ मैं, और आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास कैपिटल हो गया है, मतलब टाइटल केसिंग हो गई है।
तो इस तरह से हमारे पास 3 जो हमारे पास अलग अलग वर्ड हैं, यानी एक पाइथन पूरा का पूरा कैपिटल में, एक इस जैसा है, और फन जो हमारा टाइटल केसिंग में है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन MySQL डेटाबेस इफ अ टेबल अल्फा हैज डिग्री 5 एंड कार्डिनैलिटी 3 and another table beta has degree 3 and cardinality 5, what will be the degree and cardinality of the Cartesian product of alpha and beta? और आपके पास ऑप्शन आपके सामने ही है, 5 3 3 5 15 8 8 15। और आंसर क्या होगा ये आपने सोचकर बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपका आंसर है 8 15। ये 8 15 आंसर कैसे आया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपके पास डिग्री होती है, कभी भी अगर आपने डिग्री को कैलकुलेट करना है तो आपको वहाँ पर डिग्री 1 प्लस डिग्री 2 करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर डिग्री जो भी आप वहाँ पर अलग अलग टेबल्स ले रहे हैं उनकी डिग्रीज को ऐड करके आएगा। कार्डिनैलिटी अगर आपको चाहिए, वहाँ पर जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके पास वहाँ पर कॉलम्स हैं, उनके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको C1 को मल्टीप्लाई करना होता है C2 से, मतलब जो भी कार्डिनैलिटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कार्डिनैलिटी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट टेबल है यानी अल्फा उसकी है 3, सेकेंड टेबल जो बीटा है उसकी कार्डिनैलिटी है 5, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। डिग्री जो है वो आप देख ही सकते हैं 5 और 3 है, तो इसलिए उसमें हमारे पास आया था 8। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network will be formed in this case? और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पैन, लैन, वैन, मैन। आपने सोचकर बताना है। टाइम जो है वो 5 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है और सही आंसर है पैन, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा सा नेटवर्क है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे से एरिया के अंदर ये काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो सफिशियंट होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की रेड फ्रॉम अ डिक्शनरी D1। तो अगर आपको इसके अंदर मेथड, इसकी कमांड पता है तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। टाइम आपका शुरू होता है अब, और सही आंसर है इसका बी। ये आंसर कैसे है ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके याद करने वाली चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास डेल कमांड है वो यूज़ की जाती है जब कभी भी हमने किसी भी की वैल्यू पेयर को वहाँ पर डिलीट करना होता है। आपको डेल के बाद में डिक्शनरी का नाम देना होता है और उसके बाद जो इंडेक्स ब्रैकेट होते हैं, जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, उसके अंदर की देनी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 7, consider the statement given below and then choose the correct output from the given options। हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है प्राइड नाम से, जिसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है यहाँ पर #G20 प्रेसिडेंसी, बीच में एक स्पेस है, और प्रिंट करना है हमने यहाँ पर प्राइड, और एक हमारे को स्लाइसिंग दी हुई है। सही आंसर आपके सामने है। ये आंसर किस तरह से आया है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास -2 ये हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है, फिर हमारे पास स्टॉप वैल्यू 2 है, और उसके बाद स्टेप जो है वो हमारे -2 हैं। स्टार्ट वैल्यू जो है वो -2 होने के कारण हमारे को इंडेक्सिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट देखनी है। राइट में हमारे पास जो है वो -1 इंडेक्स होता है, तो -2 इंडेक्स हमारा यहाँ पर सी पर है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद स्टॉप वैल्यू आपकी 2 है, तो इंडेक्स 2 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो इंडेक्स 2 है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 0 1 2, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है यहाँ से आपने आगे आगे का देखना है, मतलब राइट साइड का देखना है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। जो हमारे पास कलर है वो मैं क्योंकि रेड ले रहा हूँ तो आप देख नहीं पाएंगे, मैं इसकी जगह ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो ले लेता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है ये ध्यान से आपने इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको C से -2 होने के कारण एक छोड़कर एक की जंप लेनी है, तो C के बाद आपके पास आएगा E, उसके बाद आएगा आपके पास I, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा P, उसके बाद स्पेस को छोड़कर जंप अगर आप लेंगे तो आपके पास आएगा 0। तो आपके पास अगर आउटपुट देखेंगे तो आ जाएगा CEIE कैपिटल P और 0। तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरह से आउटपुट आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8, what possible outputs will be obtained when the following code is executed?
और यहाँ पर आपके सामने एक कोड है जिसके अंदर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। माई नंबर जो है वो हमारे को random.randint 0 to 3 दिया हुआ है। कलर एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 कलर्स हैं। उसके बाद फॉर लूप रन कर रहा है फॉर आई इन रेंज 1 to माई नंबर। प्रिंट करना है कलर जो हमारी लिस्ट है उसका ith इंडेक्स। एंडिंग करनी है स्टार के साथ में और उसके बाद एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आप देख ही सकते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही आंसर है बी। ये आंसर किस तरह से, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास माई नंबर है वो हमारे पास 0 से लेकर 3 तक है। तो 0 से लेकर 3 तक होने के कारण हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होंगी वो हम बात करते हैं। हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो 0, 1, 2, 3, इन चारों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। और क्योंकि ये 4 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है तो अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर हमने माई नंबर तक जाना है उसकी अगर हम बात करें तो रेंज के अंदर हमारे पास 1,0 हो सकता है, 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है और 1,3 हो सकता है। तो आई की अगर हम पॉसिबल वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इनमें तो हमारे पास 2 में तो लूप रन ही नहीं करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो i की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 होगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 होगी। रेंज फंक्शन में आपने ध्यान रखना होता है कि अपर लिमिट आपकी काम नहीं करती है। तो 1,3 होने के कारण आपके पास i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 होगी, मतलब लूप 2 बार रन करेगा। अगर लूप एक बार रन करेगा मतलब i की वैल्यू यहाँ पर 1 के लिए जब वो रन करेगा तो आपके पास आउटपुट क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। i की वैल्यू 1 अगर आप पुट करेंगे तो लिस्ट का जो इंडेक्स 1 है यानी आपका वाइट, आपके पास वाइट आएगा इस तरह से लिखा हुआ और इसकी जो एंडिंग होगी वो होगी एक स्टार के साथ में और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद आपका ब्लैंक प्रिंट है। लेकिन अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर जो i है वो अगर मान लो हमारे को 1 से लेकर 3 यानी i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर फॉर लूप देगा तो क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम i की वैल्यू 1 के लिए देखेंगे तो हमारे पास सेम आएगा यानी वाइट इस तरह से, एंडिंग स्टार के साथ में होगी। और अगर i की वैल्यू 2 होगी जो कि सेकंड लूप होगा, उस लूप के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ब्लैक आएगा। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ गया। तो हम देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी या तो ये है या ये है। अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी बी जो है वो दी हुई है, तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इसी के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। TUP हमारे को एक ट्रिपल दी हुई है, उस ट्रिपल के अंदर हमारे को अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली वाली के अंदर प्रिंट करवाना है हमने, दूसरी वाली के अंदर ट्रिपल का इंडेक्स 3 जो है उसमें प्लस करना है 50, फिर प्रिंट करवाना है। जो हमारी स्टेटमेंट 3 है उसके अंदर मैक्स मेथड जो है वो यूज़ किया गया है और ट्रिपल का फोर्थ इंडेक्स इज इक्वल टू 80 जो है ये हमारी स्टेटमेंट 4 है। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट एरर जनरेटिंग होगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका आंसर है डी, स्टेटमेंट 4। क्यों होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हमारी जो भी ट्रिपल है वो पूरी की पूरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ट्रिपल का इंडेक्स 3 जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ट्रिपल का इंडेक्स 3 अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास है 0 इंडेक्स, ये है हमारे पास 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3। तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 प्लस 50 हमारे को 100 मिलेगा। तो प्रिंट 100 आपको 100 आउटपुट में दे देगा, कोई यहाँ पर एरर नहीं आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो मैक्स मेथड क्या करेगा, ट्रिपल के अंदर सबसे बड़ा नंबर देखेगा जो कि हमारा 80 है। तो हमारे को आउटपुट में यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट 80 दे देगी। लेकिन जब हम यहाँ पर स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल का इंडेक्स 4, ट्रिपल का इंडेक्स 4 जो है वो हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 यानी 80 इज इक्वल टू 80 यहाँ पर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि 80 इज इक्वल टू 80 आया है, प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रिपल के किसी एक एलिमेंट के अंदर वैल्यू को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्यूपल जो है वो हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है ये एरर जनरेटिंग होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक, द मॉडम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है मॉड्यूलेटर। ये जो है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो सेंडर्स कंप्यूटर का मॉडम होता है वो मॉड्यूलेट करने के काम आता है, और जो रिसीवर्स कंप्यूटर का मॉडम होता है वो डीमॉड्यूलेट करने के काम आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द कोड गिवन बिलो। b इज इक्वल टू 100 डेफ टेस्ट, हमारे को एक वहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, एक मिसिंग स्टेटमेंट है, b इज इक्वल टू b प्लस ए। प्रिंट ए भी लेना है हमने, टेस्ट 10 मतलब हमने वहाँ पर कॉल किया है जो भी हमारा फंक्शन है उसे 10 आर्ग्यूमेंट के साथ में। प्रिंट बी, अल्टीमेटली हमने बी प्रिंट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर मिसिंग स्टेटमेंट इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 110। अब यहाँ पर हमारे को ग्लोबल ए, ग्लोबल बी इज इक्वल टू 100, ग्लोबल बी, ग्लोबल ए इज इक्वल टू 100, इस तरह से 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही आंसर है ग्लोबल बी। ये किस तरह से काम कर रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली लाइन जो हमारे को कह रही है b इज इक्वल टू 100, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम जो फंक्शन है टेस्ट, इसके अंदर जो है वो एंटर करते हैं। यहाँ पर जो मिसिंग स्टेटमेंट है इसको अभी के लिए मिसिंग ही रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर b के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये b की इनिशियल वैल्यू जो है उसको यूज़ कर रहा है। b की इनिशियल वैल्यू इस वाली स्टेटमेंट से पहले, यहाँ से पहले आपने नहीं दी हुई। अब क्योंकि b की वैल्यू जो है वो इस स्टेटमेंट से पहले नहीं दी हुई है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम b की कौन सी वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं? हम वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं 100। तो हमें इस फंक्शन से इस यहाँ पर स्टेटमेंट को कॉल करनी होगी, और वो कॉल क्या होती है? वो होती है ग्लोबल b। अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जब भी यहाँ पर b को रेफर करेंगे तो वो b ये वाला होगा जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये आपको ग्लोबल b देना होता है। और आप वैसे भी ध्यान रखें कि ग्लोबल v इज इक्वल टू 100 जो है वो एरर जनरेटिंग होती है। ग्लोबल a इज इक्वल टू 100 मतलब जब भी आपने ग्लोबल यहाँ पर दे दिया है तो उसके अंदर असाइनमेंट नहीं होता है। जो भी हमारे पास उस फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल है वो वाला यूज़ होगा। तो b और d जो है उसको तो आपने दिमाग में ही नहीं लाना है। ग्लोबल ए जो है वो आपको यहाँ पर दिमाग में इसलिए नहीं लाना है क्योंकि ए आपके पास है ही नहीं ग्लोबल वेरिएबल। ए आपके पास यहाँ पर जो है वो पैरामीटर है। ये जो पैरामीटर है इसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है यहाँ पर 10। तो जब कभी भी आप इसको कॉल करेंगे 10 के साथ में, तो यहाँ पर जब भी ए यूज़ होगा इस फंक्शन में तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 10 जो है वो यूज़ हो गया यहाँ पर। जो b है उसके अंदर 100 है, तो b की एक नई वैल्यू यहाँ पर जनरेट हो गई 110। जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए बी, तो प्रिंट ए बी के अंदर आपके पास पहले आएगा 10 और फिर आएगा यहाँ पर 110। और जब आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होगी प्रिंट बी, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 110। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट कीज इन अ रिलेशनल डेटाबेस? ए, एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। बी, a primary key uniquely identifies the tuple in a relation. C, a candidate key that is not a primary key is a foreign key. D, a foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. और आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही आंसर है सी। अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद करने हैं, हमेशा के लिए आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ए, एनी कैंडिडेट की इज़ एलिजिबल टू बिकम प्राइमरी की, बिल्कुल सही बात है। कैंडिडेट कीज़ वो सारी की सारी कीज़ होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बी, अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज द ट्यूपल इन अ रिलेशन। प्राइमरी की का प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें वहाँ पर ट्यूपल को। डी, अ फॉरेन की is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. ये भी एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। कभी भी किसी भी टेबल की एक प्राइमरी की है तो वो दूसरी टेबल जब कभी भी इसको रेफर करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए ये फॉरेन की हो जाएगी। लेकिन सी के अंदर जो है वो हमारी फॉरेन की एक फॉल्स डेफिनेशन दी हुई है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस चेंजेस
द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न्स इट्स न्यू पोजीशन। फ्लश, टेल, सीक, ऑफसेट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। टाइम आपका शुरू होता है अब। अगर आपको आता होगा तो इसके गलत होने के चांसेस नहीं है। आंसर है सीक। और कैसे है ये आपको याद रखना है कि फाइल पॉइंटर जो है उसकी अगर कभी भी पोजीशन को चेंज करना है तो आपने सीक फंक्शन यूज करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज। हमारे को एक डिक्ट एग्जाम और एक डिक्ट रिजल्ट नाम की डिक्शनरी जो है वो दी हुई है। विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ बोथ डिक्शनरीज। हमारे को दोनों जो कंटेंट्स हैं उनको वहाँ पर मर्ज करना है। यहाँ पर एक हमारे को अपडेट मेथड दिया हुआ है। बी के अंदर हमारे को कॉन्कैटिनेट करना, मतलब बीच में प्लस साइन जो है वो दिखाया हुआ है। सी के अंदर जो है वो एक ऐड मेथड है और डी के अंदर मर्ज मेथड है। कौन सा मेथड यहाँ पर वैलिड है वो आपने बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही आंसर है ए। ये किस तरह से काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कमांड देख ही रहे हैं, डिक्ट एग्जाम डॉट अपडेट, जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में था। अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखाता हूँ। जो हमारे पास डिक्ट डॉट एग्ज़ाम है, अगर मान लो ये मैं प्रिंट आउट लेकर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो एग्ज़ाम के ऑलरेडी एलिमेंट्स थे, ये हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, तो ये वाले जो हैं वो तो आए हैं, लेकिन इसके साथ में जो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पर डिक्ट रिजल्ट में थे वो भी जुड़ गए हैं। तो इस तरह से अपडेशन काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। ए, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट। उसके बाद ए इक्वल्स ए डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट आपने 2 पर करना है। अब आपके पास ए जो है वो एक लिस्ट बन जाएगी। बी, ये आपको यहाँ पर एक कॉन्कैटिनेशन जो है वो दी हुई है। कॉन्कैटिनेशन जो है किसकी करवानी है, यहाँ पर जो भी आपकी लिस्ट बन गई है ए, उस लिस्ट के अंदर जो आपके पास 0, 1 और 3 इंडेक्स पे एलिमेंट्स हैं उनकी, और अल्टीमेटली आपको प्रिंट देना है बी। तो आपके पास क्या इसके अंदर सही स्टेटमेंट होगी वो आपने सोचकर बतानी है। ए बी सी डी आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जिनका आंसर ए है वो सही है, और ये आंसर कैसे आया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा इस कोड का, ये तो मैं आपको यहाँ पर दिखा ही रहा हूँ आउटपुट लेकर। ये वाला आउटपुट आएगा कैसे उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमारे को एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं जिसमें हम प्रिंट ए करवाते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए ऐसा करते हैं, ये जो प्रिंट बी है इसको मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से हो रही है। यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये 2 जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी तो इससे पहले आपके पास एक एलिमेंट बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपका फर्स्ट एलिमेंट है ईयर, और ईयर के साथ में एक स्पेस। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा 0, क्योंकि आपकी स्प्लिटिंग जो है वो 2 पर हुई है। उसके बाद ये जो 2 है ये आपको स्प्लिट करके देगा, ये 2 स्प्लिट करके देगा, लेकिन इसके बीच में कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है वो एक तरह से ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो मिली है। इस वाले 2 के बाद जो स्प्लिटिंग हुई है उसके कारण आपको ये वाला एक एलिमेंट मिल जाएगा लास्ट में, जो कि आप देख सकते हैं स्पेस के साथ में एट ऑल द बेस्ट। तो ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कनेक्शन जो है वो किस तरह से हैं। तो आपके पास सबसे पहले जो है आपका पहला एलिमेंट क्या था, आपका ईयर के साथ में एक स्पेस। उसके बाद आपके पास आएगा डॉट, और डॉट के बाद आएगा आपके पास एक स्पेस। उसके बाद आएगा आपके पास इंडेक्स 1 एलिमेंट है आपका 0। आप यहाँ पर लिस्ट जो है इसको रेफर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 0 यहाँ पर इंडेक्स पर क्या है, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे क्या है और इंडेक्स 3 पे क्या है। अब उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक डॉट मिलेगी, तो 0 के बाद जो है वो डॉट आएगी, और डॉट के बाद में एक स्पेस आएगा। और फिर जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर स्पेस से शुरू हो रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 स्पेस जो हैं वो मिल रहे हैं, और उसके बाद आ रहा है एट ऑल द बेस्ट। तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि ये किस तरह से काम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट्स और जनरेट्स एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा टाइमर पे चलते हैं और आपका टाइम शुरू हो गया है। आपने ध्यान रखना है कि A+ और W+ जो हैं वो एरर जनरेट नहीं करते अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो एग्जिस्ट करवा देंगे, मतलब वो वहाँ पर नई जनरेट कर देंगे फाइल। लेकिन R+ मेथड जो है ये आपको वहाँ पर एरर देगा अगर वहाँ पर फाइल नहीं होगी तो। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कमांड इज यूज टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल इन SQL।
और अगर आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन के बाद आप याद कर लेना। आपका टाइमर शुरू होता है अब। और सही कमांड है ड्रॉप कमांड। आपने ध्यान रखना है कि कभी भी प्राइमरी की वहाँ से हमने रिमूव करनी है जो हमारी टेबल है, तो ड्रॉप कमांड यूज़ करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल डिलीट द टेबल फ्रॉम MySQL डेटाबेस? डिलीट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, रिमूव टेबल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपके 5 सेकंड शुरू हो गए हैं और ये 5 सेकंड आपके ख़त्म होने वाले हैं और आपका आंसर है ड्रॉप टेबल। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सीधा सीधा लर्न करने होते हैं। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अब तक कि हाँ, ड्रॉप टेबल जो है वो आपकी टेबल्स को वहाँ पर डिलीट करने का काम करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन है द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ सीक इज़। ये फिर से एक तरह से हम कह सकते हैं कि रट्टाफिकेशन स्टाइल क्वेश्चन है। आपको जो है वो सिंटेक्स पता होने चाहिए। अब ABCD इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपने मुझे बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। और सही आंसर है बी। आपको सबसे पहले जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट देना होता है, मतलब जो भी आपने वेरिएबल असाइन किया है अपने फाइल को, उसके बाद आपने डॉट के बाद सीक मेथड लेना होता है और उसके बाद आपने वहां पर ऑफसेट और उसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट देना होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटिशन। ये भी आपने लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं। डिस्क्राइब यूनिक डिस्टिंक्ट नल। इसमें आंसर क्या होगा वो आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर देना है मुझे। और ये आपका टाइम ख़त्म हुआ और सही आंसर है डिस्टिंक्ट। याद रखना, यूनिक इसके अंदर आंसर नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिक एक कॉन्स्ट्रेंट होता है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट देनी है जिससे आपको आउटपुट में रिजल्ट चाहिए तो आपको वहाँ पर डिस्टिंक्ट देना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। होपफुली ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करें। और अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।